नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी भाई बहन, सभी गृहिणी का जय हिंद, वंदे मातरम है। क्लास लाजवाब होगी क्योंकि क्लास आपके दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास है। टॉप 30 MCQs प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। सभी संभावित प्रश्न होंगे या शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, इसकी पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे आपको लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी मित्रों को जय हिंद है, वंदे मातरम है। और चलिए अगला प्रश्न। कल दोस्तों यह प्रश्न हमने किया था, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम दोबारा आपको बता रहे हैं। स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण मापा जा सकता है। दोस्तों स्टैनफोर्ड और बिने ने एक स्केल बनाई थी जिससे व्यक्ति के गुणों को मापा जा सके। ठीक है, तो वो उनके स्केल के अनुसार जो है निम्नलिखित गुण को मापा, कौन कौन से गुण को या कौन से गुण को व्यक्ति में जो है उनको स्टैनफोर्ड बिने के स्केल से मापा जा सकता है। तो वह है आपका बौद्धिक। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति में बौद्धिक गुण पाए जाते हैं वह स्टैनफोर्ड और बिने के जो स्केल है उसके द्वारा मापा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है। दोस्तों जो आपके गिलफोर्ड हैं, इन्होंने बुद्धि संबंधी एक मॉडल आयाम दिया था, वह कौन कौन से हैं और कौन कौन से यहाँ पे नहीं हैं। देखिए, प्रक्रिया यह मॉडल है, परिणाम भी आपका मॉडल है, और अंतर वस्तु, ये तीन जो है गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल आयाम हैं। लेकिन आपका पूछा गया नहीं है, तो विशिष्ट तत्व यह आपका नहीं है। यह शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। अगला भी प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रेड सेकंड में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। समझिएगा ध्यानपूर्वक, इनमें से जो है कौन सा गिलफोर्ड ने त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत, अब ये भी प्रश्न बन गया, त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके गिलफोर्ड ने दिया था। तो इनके विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। दोस्तों ये जो आपके पाठ, ये जो प्रश्न आपके अधिगम के चल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिगम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। दोस्तों प्रतीकात्मक घटक है, व्यवहारिक घटन है, शाब्दिक घटक है, ये तीनों आपके घटक है। लेकिन प्रणाली जो है ये आपके गिलफोर्ड की त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम का घटक नहीं है, प्रणाली आपका घटक नहीं है। अगला प्रश्न आ गया है, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है। दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है, असंगत छांटना है। असंगत छांटना इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्या गिलफोर्ड है? बिल्कुल सही दिया है। त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक, अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन किया, तो आपके गिलफोर्ड हैं। त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक आपके स्टर्नबर्ग हैं, बिल्कुल सही बात है। त्रितत्व बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन है। ठीक है, त्रितंत्र आ जाए तो स्टर्नबर्ग है, अगर त्रितत्व आ रहा है तो स्पीयरमैन है। लेकिन त्रिस्तीय बुद्धि सिद्धांत जो दिया है यहाँ पे, टर्मन दिया है, ये आपका गलत दिया है, तो सेकंड ऑप्शन आपका असंगत है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्रिस्तीय बुद्धि सिद्धांत देने वाले प्रवर्तक कौन है। सभी लोग कमेंट करेंगे, अपना अपना सभी लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सभी प्रश्न अटेंड करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों सृजनात्मकता और बुद्धि से संबंधित यहाँ पे कथन दिया गया है। देखिए, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनशील होता है, ये आपका कथन जो है सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है, तो जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, बुद्धि परीक्षण है, उसके द्वारा सही मापन तो नहीं हो सकता है। अगला देखेंगे, सृजनात्मकता होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ये आपका तीसरा पॉइंट कथन सही लग रहा है कि सृजनात्मकता होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों और सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता, अंतर होता है, तो ये भी आपका कथन असत्य है।
तो तीसरा कथन आपका सत्य है। किसके संदर्भ में प्रश्न था? सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में यह कथन सही है कि सृजनात्मकता होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आपको पता है बाल विकास के 500 MCQs कंप्लीट करेंगे, अभी आपको 300 आज कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल में प्रेक्षण की योग्यता को जिस समूह में रखा जा सकता है वह कौन सा समूह है? तो बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल में प्रेक्षण की योग्यता को जिस समूह में रखा जा सकता है वह समूह कौन सा है? शाब्दिक, गामक, शैक्षिक या ये सभी? तो आपका देखिए गामक अवस्था में रखा जा सकता है। किस समूह में? गामक समूह में रखा जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु में सम्मिलित तत्व है। दोस्तों जो आपका त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत है, इनके अनुसार जो है या इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु में सम्मिलित तत्व कौन है? तो राइट ऑप्शन आपका व्यवहार है। क्या है? त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु में सम्मिलित तत्व आपका व्यवहार है। अगला प्रश्न देखेंगे। थर्स्टन द्वारा दिए गए समूह कारक सिद्धांत इनमें से योग्यता सम्मिलित नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे। थर्स्टन द्वारा दिए गए समूह कारक सिद्धांत में निम्न योग्यता सम्मिलित नहीं है। दोस्तों अंक सम्मिलित है, शब्द सम्मिलित है, तर्क सम्मिलित है। जो थर्स्टन द्वारा दिया गया समूह कारक सिद्धांत है उसमें आपकी योग्यता अंक की योग्यता सम्मिलित है, शब्द की, तर्क की, लेकिन आपका यांत्रिक की योग्यता सम्मिलित नहीं है। तो सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्ष में क्या होगी? ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न IQ से जरूर आता है। तो IQ का मैंने आपको एक बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है यानी CA और मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मानसिक आयु ज्ञात करना है वर्षों में, MA हमें निकालना है। 12 वर्षीय क्या दिया गया है? विद्यार्थी सोहन की, यानी कि नीचे जो CA है आपका 12 दिया गया है। ठीक है, हम कलर चेंज कर लें ताकि हम पता चले। ठीक है, ये आपका CA 12 हो गया, IQ आपका 75 दिया गया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर दें और हमें ये निकालना है। चलिए निकालिए सभी लोग, क्या होगा? ठीक है, 12 75 हम यहाँ करेंगे, एक ये इधर आ जाएगा, 100 का गुणा क्वेश्चन में आ जाएगा। तो 12 75 ऊपर रहेगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, यानी कि 75 गुणे 12 बटे 100 होगा। ऐसा होगा क्या? सभी लोग कमेंट करेंगे। 25 टाइम 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 टाइम 12, 3 गुणे 3 कितना हो गया? 9 आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आप लोगों। ठीक है दोस्तों, आपने समझ गया। देखिए आप लोग ये भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए 12 वर्षीय तो उसकी वर्तमान है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में है। तो 12 वर्ष समान है, यानी 80 से लेके 100 तक आपकी समान होती है, समान होती है ना। तो 80 से 100 तक समान होती है बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि तो 75 दिया है, यानी कि समान है नहीं है, तो 12 से 12 हो नहीं सकती है, 8 होगी या 9 होगी, या 10 दिया गया है पहला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। एक और प्रश्न आ गया, एक और प्रश्न है, ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखिए। ये प्रश्न है सिलेक्शन वाले प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है। क्या दिया गया है? कालानुक्रमिक जो आयु होती है वह वर्तमान आयु कहलाती है, यानी प्रेजेंट टाइम की। तो उसकी बुद्धि लब्धि हमें निकालना है। तो बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या होता है मैं अब आपको बता चुका हूँ। मानसिक आयु यानी कि 12, वास्तविक आयु यानी कि 10, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 10 गुणे 12 करेंगे 120 आ जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं, जो क्लासेज होती हैं आपके एग्जाम पैटर्न पर होती हैं, नए सिलेबस, नए प्रश्न पर, नए आपके सिलेक्शन वाले प्रश्न होते हैं, जो नए अपडेट प्रश्न होते हैं। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान शिक्षक के लिए उपयोगी है। दोस्तों एक शिक्षार्थी विद्यार्थी है, उसकी बुद्धि लब्धि का ज्ञान जो है शिक्षक के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि दोस्तों उपयोगी इसलिए है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाना है
तो आपको शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके बालकों की बुद्धि लब्धि क्या है, अगर शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। बहुबुद्धि का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गिलफोर्ड दिया है, जो कि गलत है। क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव है, बिल्कुल सही बात है। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक आपके एरिक्सन हैं। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम के प्रवर्तक आसुबेल हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। गिलफोर्ड गलत दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करेंगे। और ये जितने भी प्रश्न है शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है, तो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, उसकी 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, यानी कि एज आपकी कितनी है, 16 है। उसकी अगर मानसिक कितनी है, कम है। मानसिक कम है तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिभाशाली तो हो नहीं सकता। प्रतिभाशाली तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, मंदबुद्धि होगा। मंदबुद्धि भी नहीं होगा। जड़ होगा, जड़ भी नहीं होगा, क्योंकि यह 80 से 100 आपके आ रहा है। तो 80 से 100 वाले क्या होते हैं, औसत बुद्धि वाले होते हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में औसत दिया है, तो औसत श्रेणी में आ जाएगा। 16 वर्षीय किशोर अवस्था की मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो वह औसत में आ जाएगा। अब आती है कथन की बारी। कथन से भी प्रश्न आते हैं, चाहे सी टेट की बात करूँ, MP टेट संविदा शिक्षक की बात करूँ, UP टेट रीट एग्जाम में, सभी के लिए बाल विकास यहाँ पे है। बेहतरीन लाजवाब क्लास चल रही है, वीडियो को लाइक करते जाएंगे। कथन यह है, एस कथन क्या है, किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली सफलता केवल बुद्धि की मात्रा पर निर्भर करती है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली सफलता केवल बुद्धि की मात्रा पर निर्भर करती है। अब व्याख्या इस कथन पर देखिए। बहुकारक या बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में जितने अधिक तत्व होंगे, वह व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर कर सकता है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। कथन एस और व्याख्या आई, क्या क्या सही है। दोनों सही है, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, आपको बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। एस आपका सत्य दिया है, आई सत्य है। देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली सफलता केवल बुद्धि की मात्रा पर निर्भर करती है, ये सदा गलत है। बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा भैया, ये तो अनर्थ हो जाएगा। कथन ही आपका सत्य दिया है, जबकि व्याख्या सही दी गई है। क्योंकि जो बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में जितने अधिक तत्व होंगे, वह व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बुद्धि में तत्व मतलब बहुत अधिक सोच वाला व्यक्ति होगा, जो अधिक सोच सकता है, बहुत से प्रकार का अंदर की बात सोच सकता है। अगर जो कठिनाइयाँ होती हैं उनसे सलूशन निकाल सकता है, ठीक है, उनका हल निकाल लेता है, तो वह कठिनाइयों को दूर कर लेता है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि एस असत्य दिया है और आई सत्य दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, उसको प्रदर्शित करने वाला व्यवहार होता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा होता है, तो मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए, सभी को दिल से धन्यवाद है, दिल से थैंक्स है दोस्तों। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा बुद्धि लब्धि 120 है, तो कालानुक्रमिक आयु क्या होगी। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी सिलेक्शन वाले हैं। घुमा फिरा के प्रश्न आता है, कभी मानसिक आयु, कभी वास्तविक आयु, कभी IQ लेवल, कभी कुछ पूछ सकता है। तो सभी लोग जानते हैं IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु 12 है, ठीक है। बुद्धि लब्ध 120 दिया है, यानी IQ लेवल दिया है आपका 120 दिया है। हमें अब CA निकालना है, मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए। अब CA निकालना है। CA आपका आगे 120 के साथ यहाँ 12 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। CA को यहाँ कर दीजिए, CA को यहाँ कर दीजिए और 120 को यहाँ पे CA की जगह कर दीजिए, रूपांतरित कर दीजिए। मतलब क्या करेंगे, मैं आपको कलर चेंज कर दूँ, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। CA को हमें यहाँ लिख देना है और 120 जो है हमें यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, आपका 12 से 12 कट गया, तो CA बराबर 10 आ गया।
ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, बुद्धिलब्धि अगर 120 है तो उसकी कालानुक्रमिक होगी 10 वर्ष। यानी वह बच्चा 10 वर्ष का है लेकिन उसके मानसिक आयु 12 वर्ष से 2 वर्ष अधिक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो समान होता है 100 होता है, औसत 100 होता है, ठीक है, 100 से 20 आपका बुद्धिलब्धि ज़्यादा है, तो क्या होगा 2 वर्ष यहाँ बड़ा है। एवरेज मान लीजिएगा 10 वर्ष का बच्चा है, मानसिक आयु 12 वर्ष हो है उसकी, ठीक है, तो बुद्धिलब्धि 120 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाजवाब प्रश्न है, कुछ लॉजिकल पॉइंट होते हैं जो यहाँ पर क्लासेज पे होती हैं, जो पीडीएफ फाइल नोट्स पर आपको नहीं मिल पाती, डिटेल के साथ आपको नहीं मिल पाता है, कुछ अदर नॉलेज भी मिल जाती है जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बुद्धि काखा सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का निर्मित है। दोस्तों जो बुद्धि आपके काखा सिद्धांत है इसके अनुसार बुद्धि का निर्मित है, वातावरण से निर्मित है, वंशक्रम से, या दोनों से। दोस्तों बुद्धि जो काखा है इनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का निर्मित है। बुद्धि का किससे है? वंशक्रम से निर्मित है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति का संबंध जिस बुद्धि से है वह क्या है? दोस्तों तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति का संबंध जिस बुद्धि से है वह कौन है? वह आपका हो जाएगा, क्या होगा? क्रिस्टल हो जाएंगे। जी हाँ, यह बहुत बार पूछा गया, 2-3 बार यह प्रश्न करा चुका हूं दोस्तों कि तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति का संबंध जिस बुद्धि से है वह क्रिस्टल से है, क्योंकि तरल ठोस क्रिस्टल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है शिक्षक भर्ती में, राजस्थान शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है। दोस्तों बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, यानी कि बुद्धि की अभिवृद्धि जो होती है वह किस चरम बिंदु तक होती है, इसके बाद फिर आपकी नहीं होती। वह चरम बिंदु है, यानी अंतिम चरण है बुद्धि की अभिवृद्धि का, वह आपका होता है 16 वर्ष। सभी लोग नोट कर लेंगे, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं, एग्जाम पैटर्न पर है आपके, और एमपी टेट बेस से आपके यहाँ पे पूरा सिलेबस किया गया है, पूरा सिलेबस मैचिंग है आपका। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत में कितने समूह है आपके? प्रमुख समूह कारक होते हैं। सभी लोग नोट करेंगे इस प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग नोट करिएगा इस प्रश्न को कि जो आपके पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत है उसमें कितने प्रमुख समूह कारक होते हैं। तो समूह कारक प्रमुख कौन कौन से होते हैं? आपके 2 होते हैं। आगे आने वाले प्रश्नों में बताएंगे कि पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत में जो प्रमुख समूह कारक है 2 होते हैं। अगला प्रश्न है जो सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? समझिएगा प्रश्न को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? वह किससे प्रभावित है? तो वह गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत से प्रभावित है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? सही है, सही हो सकता है। तो देखिए पुरुष और स्त्री जब भी आ जाए तो लैंगिक संबंधित है, लिंग संबंधित लैंगिक संबंधी है। तो सभी बच्चे जान गए होंगे, सभी भाई बहन मेरे कैंडिडेट, सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं समझ गए होंगे, यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है कि अगर पुरुष स्त्रियों से अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है तो यह कथन आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के किस घटक द्वारा समस्या समाधान हेतु कार्य निष्पादन की योजना बनाई जाती है? किसके है? त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार। जो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है, त्रितत्व सिद्धांत है, ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी था ऐसा प्रश्न, ठीक है, इनके प्रवर्तक भी पढ़ा था। तो त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के किस घटक द्वारा समस्या समाधान हेतु कार्य निष्पादन की योजना बनाई जाती है? वह आपका घटक है, क्या है? मेटा घटक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और ये सभी नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। सभी नोट्स पीडीएफ फाइल फ्री में मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र में शिक्षा की बात करते हैं जायसवाल सर आपको। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृहकार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो सही क्या होगा दोस्तों? अगर आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो सही ऑप्शन ये होगा कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी तरह उसे अनुप्रेरित करना चाहिए।
अगला प्रश्न देखेंगे। सन वाले प्रश्न एक दो जरूर आते हैं। तो स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया था? स्टर्न ने जो बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? तो आपके प्रोफेसर स्टर्न ने दिया था। किस सन में दिया था, कब दिया था? तो आपका 1912 ईस्वी में दिया था। सभी लोग नोट कर लेंगे, बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र आपके स्टर्न ने दिया था, सन 1912 ईस्वी में दिया था। स्टर्नबर्ग ने कितनी बुद्धि विधियों वाले व्यक्ति बताए हैं? दोस्तों स्टर्नबर्ग है, इन्होंने बुद्धि का सूत्र दिया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो व्यक्ति होते हैं कितनी बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कितने बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, या व्यक्ति वाले बुद्धि नहीं, कितने बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये स्टर्नबर्ग ने बताया था। क्या बताया था? कि 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। क्या सही बात है? बिल्कुल है। स्टर्नबर्ग ने 3 बुद्धियों वाले व्यक्तियों को बताए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। जिस विद्वान ने बुद्धि का आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत दिया वह कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, सिलेक्शन वाला प्रश्न है दोस्तों, लाइक आना चाहिए इस पर कि जिस विद्वान ने बुद्धि का आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत दिया वह विद्वान कौन है? तो आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत देने वाले महान बुद्धिमान आपके ब्लूम है। उन्होंने बूम कर दिया, ब्लूम कर दिया। अगला प्रश्न देखेंगे कि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध होती है, सभी लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा काफ़ी था समझने वालों को कि जो 80 से 90 के बीच होते हैं ये पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध होती है और सभी लोग समझ गए होंगे। 70 से जो होते हैं, ठीक है, आपके सभी लोग समझ गए होंगे कि 70 से कम वाले कौन होते हैं। 70 से कम वाले जिनकी बुद्धि लब्धि वो क्या होंगे? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। टर्मन द्वारा बुद्धि लब्ध की गणना कब की गई थी? दोस्तों बुद्धि लब्ध की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो आपके प्रोफेसर टर्मन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, किस ईस्वी पर की गई थी? तो ये आपके 1916 ईस्वी में की गई थी। यानी टर्मन द्वारा बुद्धि की गणना की गई थी। कब की गई थी? तो यह सन आपके 1916वीं ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गित करने की योग्यता कहलाती है। सटीक आंसर जानेंगे दोस्तों। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गित करने की योग्यता आपकी क्या कहलाती है? तो यह योग्यता प्राकृतिक कहलाती है। कैसी योग्यता है? ये प्राकृतिक योग्यता होती है। और आपका 300 नंबर प्रश्न यह है कि बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? सभी लोग कमेंट करेंगे। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धिमत्ता का जो संबंध है वह आपके किससे है? तो केंद्रीय चिंतन से है। सभी लोग कमेंट करेंगे बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? तो आपके केंद्रीय चिंतन से है। दोस्तों ये रहे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आप लोगों को कैसे लगे? अगर बेहतरीन लाजवाब प्रश्न इसी तरह चाहते हैं तो सिलेक्शन जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इंतज़ार करने वाले को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जो कोशिश करके छोड़ देते हैं वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वो सफलता आपको मिलेगी क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करने को वही मिलता है जो कोशिश करके छोड़ देते हैं। आपको मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा। क्लासेस देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए सभी को दिल से धन्यवाद है। अभी तक भी नहीं किया, अभी तक भी कर लेंगे दोस्तों। एक बार क्लास एंड करने से पहले प्लेलिस्ट एक बार सभी लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो क्लासेज, यहाँ पर वीडियो जो मिलेंगे सभी सिलेक्शन वाले रहेंगे, सभी आपके सिलेबस पर मिलेंगे। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का।